हेलो दोस्तों, हमेशा से ये माना जाता रहा है कि जो ये ब्रह्मांड है ये स्टैटिक है, मतलब स्थिर है। ये अनंत समय से चलता आ रहा है, स्थिर है, आज भी है और अनंत समय तक रहेगा। इवन न्यूटन ने भी अपनी थियरीज में यही माना, अपने ग्रेविटेशन में यही माना कि जो वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये स्टैटिक है, स्थिर है। आइंस्टीन ने भी अपनी थियरी में, जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी था, जो 1915 में दिया, उसमें भी आइंस्टीन ने यही माना कि जो वर्ल्ड है वो स्टैटिक होना चाहिए, जो वर्ल्ड है स्थिर है। और इसके लिए इवन आइंस्टीन को मशक्कत झेलना पड़ा। रीजन ये था, जो आइंस्टीन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, उसके अनुसार दुनिया, मान लीजिए अगर स्टैटिक है तो आइंस्टीन की थियरी के अनुसार अगर मान लीजिए दुनिया में ग्रेविटेशन है, तो या तो ग्रेविटेशन सभी चीजों को क्लोज टुगेदर, ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण है। तो जितनी भी दुनिया में गैलेक्सीज हैं, सब चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए और धीरे धीरे यूनिवर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे यूनिवर्स कोलैप्स होना चाहिए। तो आइंस्टीन की थियरी में ये एक प्रॉब्लम आ गया। आइंस्टीन सोचा कि उनकी थियरी के अनुसार यूनिवर्स डायनामिक होना चाहिए या यूनिवर्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ग्रेविटेशन के कारण। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए उन्होंने मतलब ऐसे ही कुछ खोज दिया कि इसको उन्होंने बोला कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। इसमें बोला कि भले ही ग्रेविटेशन है, लेकिन जिसकी वजह से कुछ एक ऐसी फोर्स है जो ग्रेविटेशन को रोक के रखा है, जिसकी वजह से यूनिवर्स स्टैटिक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1929 में एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट, जो एस्ट्रोनॉमर थे, तो उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन किया टेलीस्कोप से, दूर दूर गैलेक्सीज को देखा, तो उनको पता लगा कि जो दुनिया है वो एक्सपैंड हो रही है। मतलब जितने भी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं समय के साथ। तो फिर सबको शौक हो गया कि भाई जब दुनिया एक्सपैंड हो रही है, इसका मतलब कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है। और फिर तो आइंस्टीन ने भी बोला कि मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो मैंने लगाया है कि कोई फोर्स होगा जो ग्रेविटी को बैलेंस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स चूंकि डायनामिक है, जो मेरी थियरी प्रेडिक्ट कर रही है। लेकिन और इवन इसी आधार पर बिग बैंग का आविष्कार हुआ। मतलब कि लोगों को लगा कि भाई जब आज हम देख रहे हैं कि सब पूरा यूनिवर्स से फैल रहा है, मतलब सब चीज एक दूसरे से दूर जा रहा है, अगर सब कुछ दूर जा रहा है तो कभी वो पास रहा होगा, कभी वो पास रहा होगा। तो जिस हिसाब से वो दूर जा रहा था, उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया, तो पाया गया कि लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स एकदम एक पॉइंट के पास रहा होगा और उसी समय से दुनिया की शुरुआत हुई। तो उस वजह से, मतलब क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था, ये हमने देखा था, तो इस वजह से हमने कंक्लूड किया कि भाई यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसीलिए उसकी शुरुआत एक जगह से कभी हुई होगी और इसीलिए दुनिया, जो ब्रह्मांड है, वो अनंत मतलब समय से आ नहीं रहा है, स्थिर नहीं है, अनंत समय से स्टैटिक नहीं है। कुछ समय पहले उसका शुरुआत हुआ था और अभी चल रहा है, और कुछ समय बाद ग्रेविटेशन के कारण क्या होगा, धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो रुक जाएगा, रुक के फिर कोलैप्स हो जाएगा। मतलब कि ये प्रेडिक्ट किया गया, इवन आइंस्टीन ने भी यही बोला कि धीरे धीरे क्या होगा कि ग्रेविटेशन के कारण जो यूनिवर्स बढ़ रहा है उसकी गति कम होती जाएगी, मतलब एक्सपैंड होने की, और फिर ग्रेविटेशन के कारण धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। और यही बात हम हमेशा तक मानते रहे। और लगभग क्या बोलते हैं 70 सालों के बाद 1990 के दशक में हमने हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया, जो नासा ने लॉन्च किया था, आपने देखा होगा। जब हमने हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया और उससे बहुत सारे डेटा हमें यूनिवर्स के बारे में हमने देखा, मतलब कि सभी ऑब्जर्वेशन बड़े बहुत, कि हबल टेलीस्कोप मतलब पहला ऐसा टेलीस्कोप था जो हमने, इतना बड़ा टेलीस्कोप था, लॉन्च किया था। तो दुनिया के डिफरेंट गैलेक्सीज को, स्टार क्लस्टर्स को, गैलेक्सी क्लस्टर को हमने दूर दूर जगहों को ऑब्जर्व किया। और 1998 में ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन से हमें डेटा मिला, अरे भैया कि यूनिवर्स एक्सपैंड भी नहीं हो रहा है, यूनिवर्स एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब कि जो हमने सोचा था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे फिर यूनिवर्स का एक्सपैंड होना रुक जाएगा और फिर आके वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो और तेजी से एकदम समय के साथ और तेजी से एक्सेलरेट होता जा रहा है, मतलब कि और तेजी से एकदम फूलता ही जा रहा है, एक्सेलरेट होता जा रहा है। लोगों ने एकदम आश्चर्यचकित हो गए सब लोग। 1998 में पहली बार हमें पता चला, जब डेटा एनालाइज किया हमने हबल टेलीस्कोप का, तो लोग सोच रहे बाप रे, अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। अब यूनिवर्स एक्सेलरेट हो रहा है
तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स ही तो एक्सीलरेशन को करेगी ना। और हमारे अनुसार ग्रेविटेशन तो रिपल मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स है, और एक्सीलरेट होने के लिए कोई रिपल्सन फोर्स मतलब कि रिपेल करने वाला, दूर करने वाला फोर्स होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हमने सोचा कि भाई जरूर कुछ ना कुछ दुनिया में एक अलग फोर्स है जो सभी चीजों को अलग अलग और दूर भेज रहा है, यूनिवर्स को और तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। और उस फोर्स को अब हमें भी नहीं पता, आज भी नहीं पता है कि वो फोर्स कौन सा है। तो उसी फोर्स को, उसी एनर्जी को हमने नाम दिया डार्क एनर्जी। हमने बोला कि जो स्पेस है, मतलब जो स्थान है, उसी के अंदर एक निगेटिव प्रेशर है, और इस निगेटिव प्रेशर की वजह से हर जगह एक दूसरे से एक्सपैंड होता जा रहा है, मतलब हर जगह एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। स्पेस में ही एक निगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से स्पेस ही बढ़ता जा रहा है, और उस एनर्जी को हमने डार्क एनर्जी का नाम दिया। इनफैक्ट हमें पता भी नहीं कि डार्क एनर्जी क्या है, हमने बस ऐसे बोल दिया है कि वो एनर्जी है। हमें लगा कि भाई एक्सीलरेट हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए जो उसको एक्सीलरेट कराएगा। और हमने हमें चार फोर्सेस पता हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो जिसके अनुसार ऐसा होना ही नहीं चाहिए, मतलब यूनिवर्स एक्सेलरेट होना ही नहीं चाहिए, मतलब बाहर की तरफ फैलना नहीं चाहिए। तो उस एनर्जी को हमने डार्क एनर्जी नाम दिया, जो अभी भी हमें नहीं पता है कि क्या है, या डार्क एनर्जी है भी कि नहीं है, या कुछ उसके पीछे कुछ और रीजन है, कुछ और, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि ग्रेविटी बड़े लेवल पे जाने के बाद, दूर जाने के बाद, बहुत दूर जाने के बाद ग्रेविटी एक रिपल्सिव फोर्स बन जाता हो, या हो सकता है कि यूनिवर्स में, स्पेस में कुछ ऐसी एनर्जी हो, जो एनर्जी सब कुछ ऐसा फोर्स हो, कोई ऐसा फोर्स फील्ड हो कि जो सभी चीजों को, मास को एक दूसरे से दूर भेजता हो। तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, इसीलिए इसका नाम है डार्क एनर्जी। डार्क मतलब ये एकदम अंधेरा है, वहां पे हमें कुछ नहीं पता है एनर्जी से, एनर्जी के बारे में।